Hello, everybody. Welcome back to my channel. My name is Akshata Pandey, and today we're going to be starting with the part 2 of acid, bases, and salts. In the previous part, जिसका था जो हमने आधा chapter already finish कर लिया है, उसमें we studied the basic things about acids and bases and salts. मैंने आप लोगों को कितने acids bases याद करने हैं इस chapter के लिए वो बता दिए थे. metals non metals कौन कौन से ध्यान में रखने हैं, जितने भी आयंस ध्यान में रखने हैं, जैसे कि कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, देन वो बाइकार्बोनेट वाला आयन हो गया. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी थी. एसिड्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, एसिड्स कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं वो बता दिया था. बेसिस कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं वो बता दिया था. देन मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बता दिया था कि एसिड्स और बेसिस को कैसे पहचानते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है. सॉल्ट के बारे में बता दिया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं. रिएक्शंस का बेसिक चीज़ जो होती है वो बता दी थी. ऑल्सो जो ये सॉल्ट्स होते हैं, ये इनका भी नेचर होता है, ये या तो न्यूट्रल नेचर के होते हैं या फिर एसिडिक होते हैं या फिर बेसिक होते हैं, जो कि डिपेंड करता है हमने किस तरीके का एसिड और बेस यूज़ किया हुआ है. तो अब हम लोग आगे का जो पार्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं. तो टिल द बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेसिस तक हम लोग कर चुके थे. उसके बाद का देखते हैं. दिस चैप्टर के नोट्स में आई वर्कड रियली हार्ड. ओके, तो अभी आई विल जस्ट स्टार्ट विद दिस सेक्शन. वेट अ मिनट. या ओके, तो ये बेसिस वाले तक तो हम लोग कर चुके थे. अब जो एसिड्स और बेसिस होते हैं ना, हमेशा याद रखना वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में ही हमेशा दिखाते हैं. ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की सेक्शन से. अब क्या होता है ना, मैंने बताया है एसिड्स और बेसिस कैसे मेन जो अब प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है. एसिड्स अपना एसिडिक नेचर कैसे दिखाते हैं, H+ आयन रिलीज करके, और बेसिस अपना बेसिक नेचर कैसे दिखाते हैं, OH नेगेटिव आयन रिलीज करके. तो जो एसिड्स हैं और जो बेसिस हैं वो अपना एसिडिक और बेसिक नेचर सिर्फ तभी दिखाएंगे जब वो वाटर में डिज़ोल्व्ड होंगे. जब हम एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे या फिर हम बेस को वाटर के अंदर डालेंगे, उसके बाद ही वो अपना एसिडिक या बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर कैसे H+ रिलीज़ करके, बेसिक नेचर कैसे OH नेगेटिव रिलीज़ करके. अगर पानी में नहीं डालेंगे तो वो H+ नहीं रिलीज़ करेगा एसिड, OH नेगेटिव नहीं रिलीज़ करेगा बेस. अब फॉर एग्जांपल हमने HCl गैस ली है और वो कैसे ली है, ड्राई ली है, उसको वाटर में नहीं डाला. ठीक है, फिर हमने लिटमस वाला टेस्ट किया तो उसमें ब्लू लिटमस रेड नहीं हुआ, ब्लू लिटमस रेड में चेंज नहीं हुआ जैसे एसिड में होता है. बट फिर जब हमने उसी HCl को वाटर में डिज़ोल्व कर लिया तो फिर जो ब्लू लिटमस था वो रेड में कन्वर्ट हो गया. यानी कि वाटर इसेंशियल होता है. वाटर इज इसेंशियल फॉर एसिड्स एंड बेसिस टू शो देयर प्रॉपर्टीज़. अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मछली को आप ऐसे छोड़ दोगे टेबल के ऊपर तो क्या वो स्विम कर पाएगी? फिश कैन नॉट शो इट्स नेचर ऑफ स्विमिंग व्हेन इट इज़ आउट ऑफ वाटर. सिमिलरली एसिड्स और बेसिस को अपना नेचर शो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. फिश अपना नेचर वाटर में ही तो शो करेगी ना. एंड देन सिमिलरली अगर कोई स्विमर है, उससे बोल देंगे कि भाई तू दिखा, तू कितनी अच्छी स्विमिंग करता है, और वो खड़ा हुआ है सैंड के ऊपर, तो ऐसे तो नहीं होता है. तो ये चीज़ें होती हैं कि जो कोई भी चीज़ है वो चाहे कितनी ही स्ट्रॉन्ग हो, उसको वो वाली कंडीशंस पहले देनी पड़ती हैं जिस कंडीशंस में वो बेस्ट परफॉर्म करता है. जैसे आप लोगों को अगर कुछ लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, देखो पढ़ना तो पड़ता ही है, यू नीड टू हैव अ बेसिक एजुकेशन, चाहे आप कुछ भी और करना चाहो इन लाइफ. बट देयर आर पीपल हु डोंट वांट टू स्टडी फर्दर, दे वांट टू गो इनटू सम अदर फील्ड, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, एनीथिंग अदर देन स्टडीज. लेकिन अगर तुमको फोर्स किया जाएगा टू डू समथिंग विच यू डोंट वांट टू डू एंड और इन विच यू आर नॉट गुड, जैसे मान लो अगर तुम पढ़ाई में अच्छो, तुमको बोल दिया जाए ज़बरदस्ती सिंगिंग करो, तुम सिंगिंग में अच्छो, तुमको बोल दिया जाए ज़बरदस्ती डांस करो, तो तुम वो चीज़ नहीं कर पाओगे. तुम्हें वो वाला सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे तुम एक्ट कर सकते हो. तो ऐसा ही होता है. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
जब पानी में डालते हैं ना तो जो H+ आयन है वो फ्री H+ नहीं घूमता है, H+ फ्री कभी भी नहीं रहता है, वो हमेशा सराउंडेड रहता है। एसिड्स डू नॉट एग्जिस्ट एज फ्री H+ आयन्स इन वाटर। वो हमेशा जो एसिड्स होते हैं ना वो H+ आयन नहीं रहता, जो H+ होता है ना वो H2O के साथ बाउंड रहता है तो H3O पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, जैसे HCl है और H2O है। HCl है, एसिड है, उसको हमने डाल दिया पानी में, रिएक्शन करवाई, तो अब क्या होगा, रिएक्शन करवा के हमें पता है Cl नेगेटिव अलग हो जाता है, H पॉजिटिव अलग हो जाता है, तो Cl नेगेटिव तो भैया अलग हो गया। लेकिन ये जो H पॉजिटिव बचेगा ना, ये इस वाटर के साथ कंबाइन होकर के H3O पॉजिटिव बनाएगा और इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो H+ इज ऑलवेज रिटन एज H3O पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेंथ पे कि कितनी स्ट्रेंथ होती है एसिड्स और बेसिस की। अब अगर हम देखें कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ का अलग अलग है। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका मतलब ये नहीं है वो कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड है मतलब हमने कितना अमाउंट डाला है उस एसिड का। स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट का एसिड डालें पानी में तो वो कितना H+ रिलीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एसिड लिया HCl और एक एसिड लिया हमने विनेगर या फिर कोई सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू का रस ले लिया, सिट्रिक एसिड ले लिया हमने। ये दो एसिड्स लिए, हमें बाय नेचर ऑलरेडी पता है कि जो सिट्रिक एसिड होता है वो कमज़ोर है और जो HCl है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और करोसिव एसिड है। ठीक है, और हमने कंसंट्रेशंस दोनों की सेम ली है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ में। कंसंट्रेशन तो हमने दोनों की सेम ले ली है, मान लो जितना पानी इसमें डाला है उतना ही पानी इसमें भी डाला है, या चलो दोनों में ही पानी नहीं डाला, बेसिकली हमने दोनों की कंसंट्रेशंस को कुछ नहीं किया, कंसंट्रेशंस बराबर रखी है, एसिड्स अलग अलग है। अब इन दोनों एसिड्स को अलग अलग पानी में डालेंगे तो H+ किस में ज़्यादा रिलीज होंगे, H+ ज़्यादा रिलीज होते हैं HCl में। जो सिट्रिक एसिड है हमारा उसमें H+ आयन्स उतने नहीं रिलीज होते हैं, तो जिसमें ज़्यादा H+ आयन रिलीज हुए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इवन इफ हम HCl की कंसंट्रेशन कम लेते, इवन देन वो ज़्यादा ही H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। ऐसा ही होता है। तो इसीलिए स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ें, और स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कितने H+ या फिर अगर बेस है तो OH नेगेटिव आयन वो प्रोड्यूस करता है पानी में या फिर सोल्यूशन में। तो स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो ज़्यादा H+ आयन्स निकलेंगे, स्ट्रॉन्ग अगर बेस है तो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन्स मिलेंगे। और जो एसिड्स और बेसेस होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं एक्वस सोल्यूशन में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, और आयन्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, आयन्स के थ्रू कंडक्ट होती है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। और जब पानी के अंदर एसिड जाता है तो एसिड आयन्स में टूट जाता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। तो इन आयन्स के पास कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की ना। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी ये तभी कर सकते हैं जब ये एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। अभी मैं इतने पार्ट की आपको NCERT दिखा देती हूँ। ओके, सो हम लोगों ने कर लिया था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस तक। इसकी मुझे NCERT अब करवानी है। गाइज आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड टिल दिस पॉइंट, क्योंकि मैं 3 बार ये पूरा रिकॉर्ड कर चुकी हूँ एंड आई सीरियसली डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम इज हैपनिंग। ख़राब हो जा रही है वीडियो। नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। आई डोंट नो मैं अपना बेस्ट दे भी पाऊँगी कि नहीं अब। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब यहाँ पे दे रखा है कि एसिड्स और बेसिस वाटर के सोल्यूशन में क्या करते हैं। वो तो वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो एसिड्स हैं वो अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिस अपनी बेसिक स्ट्रेंथ वाटर के अंदर ही दिखा पाते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ होती है H+ आयन का रिलीज होना, बेसिक स्ट्रेंथ होती है OH नेगेटिव आयन का रिलीज होना। अब क्या होता है कि जो पानी होता है उसके अंदर H+ के फॉर्म में फ्रीली नहीं रह पाता है। हाइड्रोजन वाला जो आयन होता है वो ये H3 और पॉजिटिव के फॉर्म में ही रहता है हमेशा पानी में। वो क्यों होता है, ये है हाइड्रोजन H+ आयन है वो H2O के साथ कंबाइन होकर के H3O पॉजिटिव बना देता है, जो कि होता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, वो हाइड्रोनियम आयन बना देता है, ये चीज़ होती है। अब हम लोगों ने क्या देख लिया है, हम लोगों ने ये तो देख लिया है कि
एसिड्स कैसे रिएक्ट करती हैं जब भी पानी में जाती हैं। बेसिस का देख लेते हैं। जो बेस होता है वो पानी में जा करके एक तो अपना कैटायन बना लेगा Na पॉजिटिव, और एनायन जो है उनका OH नेगेटिव निकलता है एक्वस सोल्यूशन में हमेशा। ये दो कुछ और रिएक्शंस भी दे रखी हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो ये है कि जितने भी बेसिस होते हैं ना, ऑल द बेसिस दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ऐसा नहीं है कि जितने बेसिस हैं वो सारे के सारे वाटर में डिजॉल्व करते हैं, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होती है। सारे बेसिस डिजॉल्व नहीं करते हैं पानी में, लेकिन जो बेसिस डिजॉल्व करते हैं पानी में उन बेसिस को एल्कली कहा जाता है। ये चीज़ मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ। और ये जो एल्कलीज होते हैं ये जनरली सोपी टेक्सचर के होते हैं, एंड देन इनमें ये बहुत ज़्यादा बिटर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव भी होते हैं, तो ये टच या फिर टेस्ट करने के लिए सेफ़ नहीं होते हैं। अब देखते हैं कि एसिड्स और बेसिस रिएक्ट कैसे करते हैं आपस में। तो जब हमें ये बात पता है कि एसिड्स और बेसिस जो है जो रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ये चीज़ हमें पता है। अब देखो, ये एक एसिड है, HX करके जो है ये एसिड हो गया, और उसमें X वाला पार्ट जो है वो कैटायन वाला पार्ट, वो एनायन वाला पार्ट हो जाएगा, एंड देन ये बेस का पार्ट है। तो बेसिकली H और OH तो निकलते ही हैं एसिड बेस में से। अब ये MX ने अपना सॉल्ट बना लिया और HOH बचा। तो अब जो ये HOH बचता है, ये HOH बेसिकली H2O है जो बाद में H2O बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एसिड में से H प्लस निकला, बेस में से OH प्लस निकला, बाकी एसिड में से H प्लस निकला, बेस में से OH नेगेटिव निकला, बाकी जो चीज़ें थी उनने तो सॉल्ट बना लिया, बचा है HOH। बेसिकली H प्लस आयन बचा है, OH नेगेटिव आयन बचा है, ये आपस में मिल करके वाटर बना लेते हैं। अब हम ये चीज़ें देखते हैं कि एसिड और बेसिस को पानी में एक्चुअल में मिलाया कैसे जाता है। अब दो सिचुएशंस होती हैं, या तो हम लोगों ने ले लिया बहुत सारा पानी और उसमें डाला एसिड, या फिर हमने ले लिया बहुत सारा एसिड और उसमें डाला पानी। कौन सी चीज़ सेफ होगी? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस असर्शन रीज़न वाले इससे पूछे जाते हैं। याद रखो बहुत अच्छे से कि हमेशा पानी में धीरे धीरे करके एसिड डालते हैं घुमाते हुए। एसिड, बहुत सारा कंसंट्रेटेड एसिड ले लिया, उसमें पानी नहीं डालते हैं। बहुत सारा पानी है, उसमें धीरे धीरे घुमाते घुमाते एसिड डाला जाता है थोड़ा थोड़ा, वो सेफ ऑप्शन होता है। अगर तुम उसका उल्टा करो, यानी कि एसिड ले लिया तुमने कंसंट्रेटेड, उसमें अगर तुम पानी डाल दो तो वो जो सोल्यूशन है वो स्प्लैश कर जाएगा। इवन जिस टेस्ट ट्यूब में तुम वो परफॉर्म करोगे, जिस भी यूटेंसिल में तुम वो परफॉर्म करोगे, वो फट जाएगा, क्योंकि वो इतनी एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है एसिड की घुल के पानी में जाने की, या बेस की पानी में जा करके घुलने की और टूटने की, वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि उस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा क्यों होता है? कोई भी जब कंपाउंड बनता है ना, H और Cl साथ में है, उनको साथ में लाने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, उनको साथ लाने के लिए एनर्जी लगाई गई थी। वो एक पर्टिकुलर उन दोनों के बीच में एनर्जी है जिसकी वजह से वो साथ में। अब अगर उनको तोड़ दिया जाएगा तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो पानी में क्या होता है, H और Cl टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए जब भी ऐसा वाला से होगा तो वो कंटेनर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हैं, इसी वजह से ऐसा करना पड़ता है, वरना बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोकल हीटिंग हो जाती है और वो स्प्लैश होने की वजह से बर्न्स भी कॉज हो सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग जो है एसिड्स और बेस की, इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम एसिड बेसिस में पानी ऐड करते रहते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम पानी में जितने H प्लस पहले निकलते पानी डालने के पहले, वो फिर कम हो जाते हैं जब हम पानी डाल देते हैं। तो ये पॉइंट को अच्छे से याद रखना कि जो एसिड है इट शुड बी स्लोली एडेड टू वाटर। अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, यानी कि बेसिकली पीएच वाला जो सेक्शन आता है। पीएच हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, सोप्स की अपनी पीएच होती है, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स आजकल जो आते हैं उनमें पीएच बहुत ज़्यादा करा जाता है। वजाइनल वॉशर्स आते हैं जिनमें पीएच का ड्रामा करते रहते हैं कि पीएच इतनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। फेस वॉशर्स के जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं वो प्रमोट ही ऐसे करते हैं कि बाकी सबका पीएच ख़राब है, इसका पीएच अच्छा है। तो वो एक्चुअल में चीज़ है क्या? व्हाट इज़ दिस पीएच? एक्चुअल में ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये जितने सब्सटेंसेस हैं
उन सब का नेचर, वो एसिडिक है, कितना एसिडिक है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक बेस है, न्यूट्रल है, ये सारी चीज़ें वो बता सकता है पीएच स्केल। इसीलिए ये एक यूनिवर्सल स्केल है। अब इसकी जो रेंज होती है ना, ये 0 से 14 तक नंबर होते हैं इसको मैं दिखा देती हूँ पीएच स्केल होती कैसी सी है। पीएच स्केल इस तरीके की कुछ दिखती है। बेसिकली ये वो है, एक चार्ट होता है, एक ना पीएच टेस्ट करने का। आप बाजार से अगर पीएच टेस्टिंग किट लोगे तो उसमें एक येलोइश कलर का या वाइट ऐसे कुछ कलर का एक शीट होती है जो कि टेस्टर होता है। अब वो शीट को जिस भी सोल्यूशन में आपको पीएच टेस्ट करनी है उस सोल्यूशन में डिप करो। इतना याद रखना, सूखी चीज़ों का पीएच कभी नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो एसिडिक बेसिक है, जो भी बिहेवियर है उनका वो दिखा ही नहीं पाते हैं। उनमें पानी डालोगे, उनका सोल्यूशन टाइप का बनाओगे और फिर उसमें वो स्ट्रिप जो है वो ऐड करोगे। उसके बाद वो स्ट्रिप जो है एक पर्टिकुलर कलर दे देगी। फिर वो स्ट्रिप को ना इस शीट के साथ मैच करना, वो जो भी स्ट्रिप आएगी उसको इस शीट के साथ मैच करना। मान लो ये वाला कलर आ रहा है, मान लो ये कलर के साथ मैच कर रही है वो स्ट्रिप, मतलब 0 है पीएच, मतलब कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि जो जितना कम होता है ना नंबर, मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। द लेस द नंबर, द लेस द पीएच, द स्ट्रॉन्ग द एसिड, द मोर द नंबर, द स्ट्रॉन्ग द बेस। 7 एक मिडिल टर्म है, 7 नंबर वाला होता है न्यूट्रल। 7 से नीचे जाते जाते अगर हम जाएं, 7 से नीचे जो भी नंबर्स होते हैं, 7 के नीचे जो भी नंबर्स होते हैं, दे आर ऑल एसिडिक। 7 के ऊपर वाले जितने भी होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। 0 से 3 जिसका पीएच आएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। 4 से 6 जिसका पीएच आएगा वो बहुत ज़्यादा वीक एसिड होगी। 7 वाला न्यूट्रल होता है, 8 से 10 वाला वीक बेस होता है और 11 से 14 वाला एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है घुमाने के लिए एमसीक्यूज में, द लेसर द पीएच द स्ट्रॉन्गर द एसिड, the more the pH weaker the acid, the lesser the pH weaker the base, the more the pH stronger the base। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा कम नंबर पे, अगर बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा ज़्यादा नंबर पे। अब ये कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं जिनकी पीएच आपको याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस में आ जाता है कई कबार। तो ऐसे ही है, ये वाली एक स्ट्रिप होती है। मान लो हम लोग जो हैं लेमन जूस को टेस्ट कर रहे हैं, हमने एक पीला पेपर लिया, उसमें लेमन जूस में डिप कर दिया लेमन जूस का, फिर उस स्ट्रिप का कलर ना ऐसा सा हो जाएगा। अब मान लो हमने प्योर वाटर लिया, पानी में तुम डालोगे ना स्ट्रिप तो वो ऐसे कलर की रहेगी क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। तो ये चीज़ें होती है। अब हम देख लेते हैं ये पीएच हमारी डेली लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। ये सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टूथ डिके में। कैसे रोल प्ले करती है टूथ डिके में, आई विल टेल यू। तो टूथ डिके वाली सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं, खाने में कार्बोहाइड्रेट शुगर तो होता ही है, तो वो रह जाता है और हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं। अब मान लो वो चीज़ रह गई तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं उस शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और वो जो एसिड होती है वो इनेमल को तोड़ देती है, उसको डिसॉल्व करने लग जाती है। मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में भी बताया था टूथ डिके में कि पहले एक प्लेक बन जाता है, वो इसी वजह से बनता है क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो इकट्ठा हो जाता है और वो बैक्टीरिया बनाने लग जाता है एसिड्स। ठीक है, तो बैक्टीरिया का करता है कन्वर्ट कर देता है शुगर को एसिड में। अब क्योंकि एसिड है तो पीएच गिर जाती है, पीएच 5.5 से नीचे चली जाती है और मुंह की पीएच 5.5 से नीचे नहीं जानी चाहिए। जैसे ही 5.5 से पीएच नीचे गई मतलब बैक्टीरिया एसिड बना चुका है और दांत को सड़ाना शुरू कर दिया गया है। इनेमल डिसॉल्व हो जाएगा तो टूथ डिके यानी कि दांत का सड़ना फिर स्टार्ट हो जाता है। इसका प्रिवेंशन कैसे होता है, जो टूथपेस्ट होते हैं ना, जितने भी टूथपेस्ट हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ऑल द टूथपेस्ट आर बेसिक। तो अब ये तो हम देखे आए हैं कि एसिड को काटना है बेस डाल दो, बेस को काटना है एसिड डाल दो। तो इनको कैसे कैंसिल आउट किया जाता है, एसिड अगर बन गई है मुंह में तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसके इफेक्ट को घटाने के लिए ब्रश करते हैं, पेस्ट टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं जो कि बेसिक नेचर का होता है, फिर हमारा काम ठीक हो जाता है। अब सॉइल में कैसे होता है, अगर सॉइल की पीएच कम हो गई,
यानी कि अगर एसिडिक पीएच हो गई सॉइल की तो मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, जो यील्ड है सॉइल की वो ख़त्म हो जाएगी, फिर वो सॉइल उतनी उपजाऊ नहीं रह जाएगी। और हमें तो उपजाऊ सॉइल चाहिए है ऑब्वियसली, बिकॉज हमें चाहिए हमारा क्रॉप अच्छे से बने। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट ढूंढना ही पड़ता है। तो क्विक लाइम या फिर स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। एसिड हो रहा है, हमें बेस चाहिए होगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो एक बेस ही है। पीएच ऑफ वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज होता है ना उनका भी, वाटर में जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं देयर इज अ सर्टेन पीएच, जिस पीएच पे वो एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं, जिस पीएच पे वो एनिमल्स अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाते हैं, वो एक प्रॉपर पीएच होती है। उसमें कोई भी डिस्टर्बेंसेस होंगी तो एक्वेटिक लाइफ को प्रॉब्लम होगी, हमारे अराउंड कुछ भी डिस्टर्बेंसेस होती है तो हमें प्रॉब्लम होती है जीने में, तो दे विल ऑल्सो हैव प्रॉब्लम इन दैट। तो वाटर बॉडीज की पीएच रिड्यूस कैसे होती है, एसिडिक कैसे हो जाती है, एसिड रेन्स की वजह से। ड्यू टू अ लॉट ऑफ पोल्यूशन देयर इज अ लॉट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 एंड NO2 गैसेज हैं। अब क्या होता है, रेन होती है तो रेन वाटर में ये जो गैसेस होती हैं ये डिजॉल्व हो जाती हैं, रेन के बबल के अंदर वो मिक्स हो जाती हैं गैसेस। जैसे बबल वाले में मैंने बताया था, वो सोप बबल बनता है, उस बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस हो रही होती है, तो ये उस गैस उस वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती है गैसेस, और ये पानी में चला जाता है। अब सल्फर एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, SO2 NO2 ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब ये वाटर बॉडीज में गए तो इन्होंने वाटर को क्या कर दिया, एसिडिक कर दिया। ये एसिड रेन सॉइल को एसिडिक करने का भी रीज़न होती है, क्योंकि पानी तो बारिश का हर जगह पड़ता है ना, तो सॉइल पे भी पड़ा, सॉइल भी एसिडिक हो गई तो वाटर बॉडीज एसिडिक हो गई, तो फिर जो एक्वेटिक लाइफ्स होंगी उनको डैमेज होना शुरू हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है, पढ़ा हुआ है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में। पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं स्टमक में, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो जर्म्स को तो किल करता ही है बट साथ ही साथ उसका मेजर रोल होता है जो पेप्सिन है, जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, वो पेप्सिन काम करता है एसिडिक पीएच में, तो उसके लिए वो यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने उस टॉपिक का भी आपको रिविजन करा दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में और एसिड रिफ्लक्स होने लगता है, एसिड ऊपर को आने लगता है, जिससे कि हमें एसिडिटी हो जाती है। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा एसिडिटी हो गई या गैस हो रही है, पेट पे दर्द होता है एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसको काटने के लिए एंटासिड्स यूज़ कर सकते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, बेसिकली कुछ ऐसी दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिक नेचर की होती हैं, तो वो एसिड को काट देती हैं और वो उसे न्यूट्रलाइज कर देती हैं, जैसे कि MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी यूज़ किया जाता है एज एंटासिड। ब्लड की बात करें तो ब्लड का एक नॉर्मल 7.4 pH होता ही है सबके ब्लड का, और इसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ ब्लड के इस पीएच में, जो कि ब्लड का पीएच है 7.4, अगर इसमें थोड़ा भी चेंज हुआ तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे एक टेबल पढ़ते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें दे रखे हैं कुछ कुछ एसिड्स और वो कौन से नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। जैसे एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, सिट्रिक एसिड ऑरेंज में होता है खट्टे और लेमन्स में होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है टैमरिंड इमली में, ऑक्सैलिक एसिड होता है टमेटोज़ में, देन जो सार मिल्क होता है खट्टा दूध, फटा हुआ दूध, बासी दूध जो भी है वो, और कर्ड जो होता है खट्टा उसमें होती है लैक्टिक एसिड। लेमन में भी सिट्रिक एसिड ही होता है। आंट जब काटती है तो वो एक एसिड रिलीज करती है जिसको मिथेनॉइक एसिड बोलते हैं। और जो नीटल स्टिंग होता है, नीटल क्या होता है, घास होती है एक तरीके की, मैं आपको दिखाऊंगी अभी, बताऊंगी उसके बारे में, और उसमें भी मिथेनॉइक एसिड होती है। तो यहाँ तक का पार्ट हमने कर लिया है। लेट्स गो टू NCERT नाउ, ठीक है। पीएच इन डेली लाइफ वाला सेक्शन हम कर रहे थे। तो एसिड अपने प्लैनेट में देख लेते हैं, किसी और प्लैनेट में। जो एटमॉस्फेयर होता है वीनस का, जो वीनस होता है, वीनस है, इतना बेसिक जाना है क्या, वीनस है प्लैनेट मरकरी, वीनस सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है वीनस। वीनस में जो है एटमॉस्फेयर वो बहुत ज़्यादा गैशियस है। गैशियस तो हमारा भी एटमॉस्फेयर है, बट हमारी एटमॉस्फेयर में यूजफुल गैसेस जो हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस भी हैं।
बट जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो सल्फर डाइऑक्साइड के वाइटिश येलोइश क्लाउड का बना हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन किया गया है कि डू यू थिंक कैन लाइफ एग्जिस्ट इन दिस प्लैनेट। ऑफ कोर्स एज पर द करेंट सिचुएशन नहीं एग्जिस्ट कर सकती है लाइफ वहाँ पे। अब यहाँ पे पीएच एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हम कर चुके हैं, टूथ डिके वाला हम पढ़ चुके हैं। अब ये है एक सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं। हैव यू एवर बिन स्टंग बाय अ हनी बी। कभी मधुमक्खी ने काटा है तुम लोग को। जो बी स्टिंग होती है इट लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब बी काटती है ना, हनी बी मधुमक्खी जब काट रही होती है तो भी वो एसिड छोड़ देती है, जिससे फिर स्वेलिंग सी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, उसमें खुजली होती है, इरिटेशन होती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, उससे रिलीफ मिलता है। तो कभी भी जब आपको मधुमक्खी काटे तो नींबू नहीं रगड़ना है, बिकॉज इन हाउस होल्ड्स आई हैव सीन मधुमक्खी काटते तो नींबू रगड़ देते हैं। नींबू नहीं रगड़ना होता है। मधुमक्खी जो काटती है उसके कांटे में एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं बेस के साथ। तो एसिड के ऊपर लेमन लगा देंगे तो एसिड के ऊपर एसिड लगा देंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तभी जब वो नींबू रगड़ते हैं तो और ज़्यादा इरिटेशन, चिड़चिड़ चिड़चिड़ और इतनी खुजली से होने लग जाती है, क्योंकि तुम उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो, उसे घटा नहीं रहे हो। एटलीस्ट मैंने तो अपने आसपास देखा है ये होते हुए। तो मुझे नहीं पता तुम लोग के वहाँ पे सबको पता है कि नहीं। तो माइल्ड बेस यूज़ करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाल दिया हाथ के ऊपर, वो तो कोरोसिव है ना नेचर में। तो कोई माइल्ड बेस जो नेचुरल चीज़ों में है, जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, हर किसी के घर पे होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है, वो माइल्ड बेस होता है, मतलब ऐसा बेस होता है जिसे खाया जा सकता है, टच किया जा सकता है। तो उसको अगर हम रब कर देंगे तो वो इरिटेशन उसी वक्त कम हो जाएगी। ठीक है। Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid causing burning pain। तो ये हम अब पढ़ते हैं nettle leaves के बारे में। nettle leaves क्या है? nettle leaves एक ऐसी पत्ती होती है जिसमें बहुत सारे चुभने वाले कांटे से होते हैं। उसको अगर आप टच भी कर लो ना तो इतनी खुजली और ऐसे छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं। हम ये यूजुअली आपको जंगल में दिखेंगे, पहाड़ी एरियाज में दिखेंगे। आई कम फ्रॉम अ पहाड़ी रीजन, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एक्चुअल में, नैनीताल से। तो हम लोग के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये होता है और इसको हम लोगों के वहाँ पे बिच्छू घास बोलते हैं, बिच्छू बोला जाता है। और वहाँ पे तो क्योंकि पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाती हैं तो कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को बिच्छू लेते हैं, गीला करके उनको मारते हैं उससे, ताकि उनको प्रॉब्लम हो। आई नो इट इज़ वेरी टॉक्सिक। अब ये नहीं होता है, बट पहले तो ये बहुत होता था, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम कॉज करता है। ठीक है, तो ये नेटल लीव्स होती है, इनको अगर टच कर लो हल्का सा भी तो खुजली होती है। दीज आर नॉट हार्मफुल, ये हेल्थ को कुछ इम्पैक्ट नहीं करते हैं। लग जाने से हेल्थ को कुछ नहीं होता है, बट वो इरिटेशन, दर्द, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इसकी रेमेडी भी होती है। नेटल है वो तो एसिड रिलीज कर रहा है। कौन सा एसिड है? मिथेनॉइक एसिड है। ये नेटल स्टिंग है, उसका मिथेनॉइक एसिड है। अब ना वाइल्ड में ही, मतलब जंगल में ही, जब आप ट्रैकिंग करने जाओगे, कई बार जो लोग ट्रैकिंग्स पे जाते हैं उन लोगों को मिला होगा ये। अब वाइल्ड में ही क्या होता है, ये जो नेटल, जहाँ पे ये बिच्छू घास होती है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं कहीं तो भी डॉग प्लांट भी होता है। डॉग प्लांट होता है बेसिक नेचर का। डॉग प्लांट भी ऐसा ही होता है, उसमें भी पत्तियाँ लगी हुई होती हैं और वो बेसिक होता है। ठीक है, तो उसको तोड़ के रब कर लो तो काम हो जाता है। बेसिकली नेचर दर्द और दवाई दोनों प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और अबाउट द सॉल्ट्स। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं उनका नेचर, यानी कि वो न्यूट्रल होंगे, एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो एसिड्स या फिर बेसिस हम यूज़ कर रहे हैं वो किस नेचर के हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है? Some salts react with water to produce, what happened? God. Yeah. तो क्या होता है? Some salts react with water to produce acidic or basic solutions. This process is called as hydrolysis. I'm so frustrated, इतनी प्रॉब्लम हो रही है आज। Okay. हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, कई ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं वाटर से और एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं हाइड्रोलिसिस। अब क्या होता है, मान लो हमारे पास एक सॉल्ट है
वो सॉल्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से। जैसे NH4Cl है, NH4Cl बनता है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड NH4OH और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये जो सॉल्ट होगा ये एसिडिक नेचर का होगा। अब कोई भी एसिड अपना एसिडिक नेचर कहाँ पे दिखाते हैं, पानी के अंदर दिखाते हैं। तो NH4Cl जो कि एक्चुअल में तो एक सॉल्ट है, अगर हम उसको पानी में डाल दें तो वो एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगा, तो वो एक एसिडिक सॉल्यूशन बना देगा। ये चीज़ है इसमें बेसिकली। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? अब हम देखते हैं कि सॉल्ट्स में पीएच की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें जानना है सॉल्ट्स का पीएच। पीएच अगर हमें सॉल्ट का पता होगा तो हमें उसकी यूजेबिलिटी का ज्ञान होगा। मतलब अगर हमें सॉल्ट का पीएच पता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ उस पर्टिकुलर सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। वी नो द पीएच, वी नो द यूजेस। देन वो सॉइल के ट्रीटमेंट में हेल्प कर देता है। जो बेसिक सॉल्ट होगा उसको एसिडिक सॉइल में डाल देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग राइट नाउ, ठीक है। लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। हाँ, बहुत सारी लेबोरेटरीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, सॉल्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, 10 जगह यूज़ होती होंगी। इतनी सारी केमिकल्स आजकल यूज़ हो रही हैं, कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही रही हैं बेसिकली। तो ये यूजेस आप याद रख लेना, बट क्योंकि आपको लिखना तो पड़ेगा ही एग्जाम में। अब क्यों, ये देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, ये बेसिक इन नेचर है, दो इट्स सॉल्ट है पर ये बेसिक है। क्यों है बेसिक? क्योंकि ये बना हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है इसमें? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच हैपेंस टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, वीक एसिड से बना हुआ है, तो हम जब इसको पानी में डालेंगे तो ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रटने वाले टॉपिक पे, विच इज़ द टॉपिक ऑफ कॉमन सॉल्ट। लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट कॉमन सॉल्ट नाउ। कॉमन सॉल्ट, बहुत ज़्यादा कॉमन सॉल्ट NaCl होता है बेसिकली कॉमन सॉल्ट। जो भी आप अपने नॉर्मल खाने में डालते हो वो NaCl ही होता है कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। अब ये फॉर्म कैसे होता है, देन इससे क्या क्या और सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ते हैं। कॉमन सॉल्ट में जो है NaCl कैसे फॉर्म होता है? NaCl फॉर्म होता है बाय द रिएक्शन ऑफ HCl एंड NaOH। ये तो एक रिएक्शन है जो आप इतने बार पढ़ते हो, इतने बार पढ़ते हो कि वी कैन नॉट इवन काउंट आप कितने बार पढ़ते हो ये वाली रिएक्शन। ये वाला जो सॉल्ट होता है ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। न्यूट्रल सॉल्ट क्यों होता है? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलकर बना है, इसीलिए ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। और ये फूड वाला सॉल्ट होता है जो हम खाने में भी डालते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे मिलता है हमको? जो सी वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। मतलब देखो, जो समुद्र का खारा पानी होता है सॉल्टी पानी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छान करके जो सॉल्ट मिल रहा है आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ें भी होती हैं। वो बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और वो सारे एडिबल नहीं होते हैं। उनमें से बाय वेरियस प्रोसेसेस जो कॉमन सॉल्ट है हमारा NaCl, उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और NaCl को उन सारे सॉल्ट्स में से सेपरेट किया जाता है। इनके लार्ज क्रिस्टल्स भी होते हैं जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, बहुत चीज़ें आपने सुनी हुई होंगी। तो जो रॉक सॉल्ट होता है ना, वो तब फॉर्म होता है जब कोई बहुत पुरानी सी और वो पूरी ड्राई अप हो चुकी है, तो वो पूरा एक रॉक बन जाता है, उसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। फिर उसमें से एडिबल वाला प्योरिफिकेशन और ये सारी प्रोसेसेस करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रॉक सॉल्ट की माइनिंग वैसे ही करी जाती है जैसे कोल की माइनिंग करी जाती है। तो ये था हमारा कॉमन सॉल्ट की बेसिक कॉन्वर्सेशन। अब NaCl जो है ना, ये जो कॉमन सॉल्ट है, इसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। एज रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है का क्या मतलब है? मतलब ये है कि इसको बाकी और इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ करके कुछ और
इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जैसे कि NaCl का यूज़ करके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो NaOH होता है वो बना सकते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब हम ये जो सॉल्ट्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फार्मूलाज पे MCQs आ सकते हैं, इनके यूजेस आ सकते हैं। कई बार आपको ये भी आ सकता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन मान लो ये आ गया कि भाई NaCl से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, उन सारी चीज़ों के भी बारे में डिटेल में बताओ, तो फिर आपको सबके सब लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH के बारे में। ये वाला एक है जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब क्या होता है, ब्राइन, NaCl के सोल्यूशन को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। जस्ट इन अ लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज में NaCl का एक सोल्यूशन होता है, उसको हम बोल देते हैं ब्राइन। तो वो जो ब्राइन सोल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, पूरा एक इलेक्ट्रिकल सेटअप करेंगे, एक इलेक्ट्रिकल जो पूरा सर्किट होता है वो सेटअप करेंगे, इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड लगाया जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड लगाया जाएगा। देखो मुझे नोट्स बनाते वक्त आलस हो रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था लिखने का, तो मैंने इमेज पेस्ट कर दिया NCERT की। हाँ, तो ये पूरा हमने टैंक लिया, इस टैंक में हम लोगों ने भर दिया ब्राइन विच इज़ NaCl का सोल्यूशन, पानी NaCl वो भर दिया, इसमें हमने ब्राइन डाल दिया। हमने 2 कैथोड्स इलेक्ट्रोड्स लगा दिए यहाँ पे, एक पॉजिटिव वाला है, एक नेगेटिव वाला है। अब होता क्या है, यहाँ पे फिर रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है। अब रिएक्शन क्या चलती है इसके अंदर, 2NaCl aqueous, NaCl जो है पानी के साथ रिएक्ट करता है, ब्राइन NaCl जो हमने डाला हुआ है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, NaOH बनता है, क्लोरीन बनता है, हाइड्रोजन बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इनफैक्ट अभी जो भी रिएक्शंस आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद ही करनी पड़ेंगी वो मेजरली। तो ये सारी रिएक्शंस आती हैं। तो हमने ये सेटअप बनाया और ये वाली रिएक्शन हो गई, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर इसलिए क्योंकि क्लोरीन भी इन्वॉल्व है, एल्कली इसलिए क्योंकि NaOH बनता है। ये वाली रिएक्शन होती है। अब वही है, ये जो क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव एनोड से निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है हमारा कैथोड वाली साइड से। देन ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, क्लोरीन जो होता है वो एनोड पे निकलता है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है कैथोड पे, और जो NaOH का सोल्यूशन होता है वो कैथोड के पास इस एरिया में हो जाता है। ठीक है, अब इन सब के हम यूजेस इंडिविजुअली देखते हैं। अब ये वाली जो पर्टिकुलर प्रोसेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली, उससे हमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन भी मिल रहे हैं। तो अब हम इन तीनों चीज़ों के यूजेस देखते हैं कि क्या क्या इनका काम है, कहाँ कहाँ ये काम आते हैं। सबसे पहले क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, वाटर को ट्रीट करना होता है, प्योरीफाई करना होता है, वहाँ पे क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। स्विमिंग पूल्स में काफ़ी ज़्यादा क्लोरीन डाला जाता है, वो भी अगैन क्लीनिंग पर्पसेस के लिए ही होता है। PVC में इसे यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट की तरह क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। कहीं पे भी हम चाहते हैं कि बैक्टीरियाज, एल्गी वगैरह ये सारी चीज़ें हटाएं, तो फिर हम क्लोरीन डाल देते हैं उन एरियाज़ में और वो एरिया फिर डिसइंफेक्ट हो जाती हैं। हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। अमोनिया, NH4 अमोनिया बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का तुम्हें पता ही है, एक तो बेस है ये। डीग्रीजिंग मेटल्स में अगर ग्रीस लग जाती है, चिपचिपे वो हो जाते हैं, ग्रीस की एक लेयर लग जाती है, तो उसको डीग्रीज करने में ये काम किया आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, NaOH है, तो ये यूज़ किया जाता है सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में। ये पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और आर्टिफिशियल फाइबर्स में यूज़ किया जाता है। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि सोप बनाने में कौन सी प्रोसेसेस होती हैं और किस प्रोसेस में ये इसका यूज़ किया जाता है, वो आपके सिलेबस का है ही नहीं, वो आपको जानना ही नहीं है। आपको बस ये याद कर लेना है कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एक तो मेटल्स को डिग्रीज करने में यूज़ हो रहा है, पेपर की इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, फाइबर बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज़ हो रहा है, और सोप और डिटर्जेंट बनाने में भैया यूज़ हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतना याद रखना है, ये उसमें मत जाओ कि ये भी हम सब जान लेंगे, जितना लिखा हुआ है हम सबकी जड़ तक पहुंच जाएंगे। उस जड़ तक पहुंचोगे तो फिर एक ही चैप्टर करते रह जाओगे। फिर हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे। ब्लीचिंग पाउडर होता है
ब्लीचिंग पाउडर होता है, कैल्शियम होता है, देन एक ब्रैकेट में OCl ले लेना और ट्वाइस, ये होता है अपना ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले देख लेते हैं ब्लीच करना। आपको पता है ब्लीचिंग करते हैं, कई लोग अपने बाल भी ब्लीच कर लेते हैं, कई लोग मुंह पे भी ब्लीचिंग कर लेते हैं। बाल ब्लीच करके वो फिर जल जुला करके कुछ तो अजीब से रंग के हो जाते हैं बाल, चूहे के काटे हुए जैसे। बट जो भी है, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। मैं वो नहीं बोल रही हूँ जो एक्चुअल सैलून्स में सारा हेयर कलर होता है, मैं जो खुद से बोल रही हूँ ब्लीच लगा करके बालों को रंग देते हैं कुछ लोग। प्रेपरेशन देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? इट इज़ मेड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेग्ड लाइम। ये स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। ड्राई स्लेग्ड लाइम, हमें पता है स्लेग्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज स्लेग्ड लाइम। तो जो ड्राई स्लेग्ड लाइम है, ड्राई कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, उसमें जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं, ये जो ड्राई स्लेग्ड लाइम है उसमें जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। साथ में कैल्शियम क्लोराइड और वाटर भी मिलता है। बट हमारा ये है इम्पोर्टेंस का। अब हमने क्या देख लिया, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl होल ट्वाइस, एंड उसकी प्रेपरेशन की रिएक्शन कैसे है, ड्राई स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में क्लोरीन डाल रहे हैं, क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं वो जानना भी ज़रूरी है। अगेन तह तक जाने की ज़रूरत नहीं होती है हर चीज़ की, यू जस्ट नीड टू नो द पॉइंट्स याद रखने हैं यहाँ पे आपको। ब्लीचिंग पाउडर को कॉटन की ब्लीचिंग में यूज़ किया जाता है, लिनन और वुड पल्प। इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनन, वुड पल्प। ये कई इंडस्ट्रीज़ में जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करा जाता है और ये डिसइंफेक्ट करता है ड्रिंकिंग वाटर को। ड्रिंकिंग वाटर में भी ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है ताकि वो उसे डिसइंफेक्ट करे, उसके इन्फेक्शंस, उसके बैक्टीरियाज वगैरह जो भी हैं इन्फेक्शन कॉजिंग चीज़ें उनको मारे, तो इसलिए इसको डिसइंफेक्टेंट भी कहा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर हमने पढ़ लिया ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इट इज़ CaOCl2। इसके यूजेस क्या हैं, ये ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लिनन एंड वुड पल्प में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ऑल्सो इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। अब आ जाते हैं बेकिंग सोडा पे। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं बेकिंग सोडा पे। 1 मिनट वापस पहले हम चलते हैं। क्लोरीन का क्या क्या यूज़ देखा था हमने, बताओ मेरे को। क्लोरीन का यूज़ हमने क्या क्या देखा था, लेट्स जस्ट थिंक एंड ट्राई टू रिकॉल, ट्राई टू अब्जॉर्ब इट फ्रॉम आवर माइंड्स। ऐसे ही एक्टिव रिकॉल होता है। हमने पढ़ लिया, स्लाइड ऊपर कर दिया, आंख बंद कर लिया, अब रिकॉल करने लग जाओ क्या पढ़ा था, क्या यूजेस पढ़े थे क्लोरीन के। क्लोरीन को स्विमिंग वाले जो वाटर होता है स्विमिंग पूल्स में डालते हैं। डिसइंफेक्टिंग में अगेन क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। पानी में डाला जाता है उसको प्योरीफाई करने के लिए। हाइड्रोजन का क्या क्या पढ़ा था, वो फ्यूल की तरह यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH के क्या क्या यूजेस पढ़े थे, ठीक है। कई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है वो, एंड देन कई सारी इंडस्ट्रीज़ में उसका काम आता है। अब वो क्योंकि बेस है तो फिर वो सॉल्ट वाली प्रोसेस में भी काम आता है। और क्या क्या चीज़ें देखी थी हमने, मेटल्स के ऊपर जो ग्रीस चढ़ जाती है उस ग्रीस को निकालने में काम आता है। सोप डिटर्जेंट्स बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में है, आर्टिफिशियल फाइबर में है। ब्लीचिंग पाउडर क्या था, ब्लीचिंग पाउडर था CaOCl होल ट्वाइस। उसके क्या क्या काम थे, वो ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लिनन और वुड पल्प में काम आता है। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। अब हम आ जाते हैं बेकिंग सोडा पे। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। NaHCO3 इज बेकिंग सोडा। अब ये कैसे बनता है NaCl से, वो देखते हैं। हाउ इज इट फॉर्म्ड फ्रॉम NaCl? NaCl में वाटर डालना है, CO2 डालना है, अमोनिया डालना है। NaCl में वाटर डालना है, CO2 डालना है, अमोनिया डालना है। आई फील मैंने कहीं पे NH4 NH3 की गड़बड़ी करी है, मुझे ऐसा फील आ रहा है। अगर तुम्हें भी ऐसा फील आया है तो मुझे कमेंट करके बता दो कहाँ मैंने गलत बोला है। कुछ तो पर मैंने गलत बोला है।
अमोनिया, अमोनियम आयन और अमोनिया में कुछ तो मैंने इधर उधर किया है NH3 NH4 का, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे याद नहीं है कहाँ पे किया है वो। हाँ, तो NaCl जो है कैसे बनाना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इज बेकिंग सोडा। इसको बनाना कैसे है NaCl से, NaCl उसमें डालो वाटर, उसमें डालो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें डालो अमोनिया NH3, हमें मिल जाएगा NH4Cl प्लस NaHCO3 जो हमें चाहिए था। इसकी एक और रिएक्शन होती है हीटिंग रिएक्शन, जिससे वॉशिंग सोडा बनता है। तो बेसिकली बेकिंग सोडा बनाना हमने देख लिया, इसी बेकिंग सोडा को हीट कर करके वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है, NaHCO3 है बेकिंग सोडा। अब इसको अगर हम हीट कर दें, इफ वी हीट दिस NaHCO3 को अगर हम हीट कर देते हैं तो Na2CO3 साथ में H2O CO2 बनता है। और ये जो Na2CO3 है ये क्या है, ये वॉशिंग सोडा है। Na2CO3 इज वॉशिंग सोडा। तो NaCl में पानी डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, अमोनिया डाला, हमें क्या मिल गया, बेकिंग सोडा मिल गया जो कि है NaHCO3। NaHCO3 को गर्म किया तो हमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और H2O and CO2 मिल गया। अब बेकिंग सोडा के यूजेस देख लेते हैं। बेकिंग सोडा एक तो बेकिंग सोडा, तो ये बेकिंग वाले कामों में यूज़ होता है। बेकिंग सोडा से ही हम लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है उसमें टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं जो कि टैमरिंड से मिलता है। ठीक है, फिर इसका यूज़ करके जो केक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी से बनते हैं। क्योंकि ये बेसिक नेचर का है तो ये एंटासिड की तरह भी यूज़ किया जाता है। अगर पेट में एक्सेस वो हो गया है, एसिड बन गई है, एसिडिटी वाला पेन हो रहा है, तो एज एंटासिड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेकिंग सोडा को। ये जो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा से बेसिकली इसको एक सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा से एक तो बेकिंग पाउडर बन रहा है। बेकिंग पाउडर कैसे बना रहे हैं, बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड जो कि टैमरिंड से मिलती है उसको मिला करके बना रहे हैं। इसकी वजह से जो केक्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। इसको एंटासिड की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर पेट में एक्सेसिव एसिड बन जाए, और ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में बनता है। अब हम आ जाते हैं वॉशिंग सोडा में। वॉशिंग सोडा की रिएक्शन हमको ऑलमोस्ट पता ही है। वॉशिंग सोडा कैसे मिलता है, बेकिंग सोडा को हीट करके। बेसिकली जो बेकिंग सोडा है उसको हीट किया, हमें Na2CO3 मिल गया। लेकिन Na2CO3 एग्जैक्टली वो नहीं होता है वॉशिंग सोडा। Na2CO3 में थोड़ा सा वाटर डालना पड़ता है। Na2CO3 का क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन जब करेंगे तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। तो बेसिकली वो रिएक्शन करी हमने, पहले हम लोगों ने बेकिंग सोडा बनाया। कैसे बनाया, NaCl में पानी डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, अमोनिया डाला, हमें क्या मिल गया, NaHCO3 मिल गया जो कि क्या है, बेकिंग सोडा है। फिर इसको हमने जब गर्म किया तो हमें Na2CO3 मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला। अब ये जो Na2CO3 है इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O अगर हम डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा Na2CO3.10H2O। ये जो 10H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये गीला गीला नहीं दिखता है, अगर इसमें पानी है तो ये क्रिस्टल्स ही होते हैं, और 10H2O आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये भी एक बेसिक सॉल्ट होता है। अब वॉशिंग सोडा के हम लोग यूजेस देख लेते हैं। ग्लास, सोप और पेपर की इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। सोडियम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं अधिकतर। ये क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। तो एक यूज़ तो आप इससे ही आइडिया लगा सकते हो कि भाई क्लीन वॉशिंग है तो क्लीनिंग में तो होगा ही। और वाटर की परमानेंट हार्डनेस निकालने में करता है। कई जगहों वाटर हार्ड होता है, आपको भी पता होगा, तो हार्डनेस को हटाता है वाटर की ये वॉशिंग सोडा जो होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी हमने बोला, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। सॉल्ट, किसी पर्टिकुलर सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट में कुछ फिक्स नंबर में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि हमारे वॉशिंग सोडा में 10 फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर की, तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे एक कॉपर सल्फेट का भी है, उसमें 5 H2O है। एक जिप्सम है, वो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उसमें 2। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाली चीज़ है। अभी एक बार हम लोग NCERT में जाकर के मैं आपको ये क्रिस्टलाइजेशन वाली चीज़ बता देती हूँ। ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ,
जो ये क्वेश्चन है कि क्या क्रिस्टल्स सच में ये ड्राई होते हैं, क्योंकि इसमें वाटर है तो फिर ड्राई कैसे ये हो सकते हैं, वो वाली चीज़ है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है कि जो हम थोड़े से क्रिस्टल्स लेंगे कॉपर सल्फेट के CuSO4 के ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, तो फिर क्या हुआ कॉपर सल्फेट के कलर को, वो हमें ऑब्जर्व वगैरह करना है। तो बेसिकली जब हम उसको हीट करेंगे कॉपर सल्फेट को, तो ब्लू, कॉपर ब्लू होता है, ये थोड़ा सा आइडिया में रखना। तो जो ब्लू कलर होता है ना वो वाइट हो जाता है। ब्लू जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो वाइट हो जाता है हीट करने पे, और वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। तो ये जो है बेसिकली ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जो लॉस्ट हो जाता है। अब अगर हम उसमें वापस पानी डाल देंगे CuSO4 में, पानी निकल गया जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, वो भले ही दिखता नहीं क्योंकि वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है वाटर। हीट करेंगे तो वो पानी निकल जाएगा बाहर, ड्रॉप्स इसलिए दिखती हैं, और उसका ब्लू जो था वो अब वाइट हो गया। अब अगर हम उसमें वापस पानी डाल देंगे तो वापस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे और वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ये इसमें चीज़ है। तो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं दे सीम टू बी ड्राई, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं देखने में तो हमें लगता है कि ये ड्राई हैं, तो इसमें पानी तो ऑब्वियसली नहीं ही होगा, बट होता है पानी, बट वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। तो जब हम इन क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो वाटर निकल जाता है और सॉल्ट वाइट हो जाता है। अगर तुम लोग मॉइस्ट कर दोगे ना क्रिस्टल्स को अगेन, तो वो फिर से वाटर गेन कर लेगा। यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपियर। जो वाटर होता है ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज एक्चुअली द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में जितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे हमने वॉशिंग सोडा में देखा है Na2CO3.10H2O, उसमें एक यूनिट जो होगी वॉशिंग सोडा की, उसमें 10 क्रिस्टल्स होंगे वाटर के। हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। बेसिकली ये होती है पुट्टी। प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है पुट्टी, दीवारों पे लगाई जाती है स्मूथनेस के लिए, और ये सारी चीज़ें। पुट्टी को बनाते कैसे हैं पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ का प्रेपरेशन तो पढ़ना ही है। तो प्रेपरेशन देख लेते हैं पुट्टी का कैसे होता है। एक जिप्सम एक चीज़ होती है, वो मैंने आपको अभी बताई है, CuSO4.2H2O। एक CuSO4 एक कॉपर सल्फेट की यूनिट में जब 2 फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं तो वो तो वो जिप्सम होता है। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो उसका वाटर निकलता है और हमें POP मिलता है। अब देखो ये रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। CuSO4.2H2O है, उसको हीट करते हैं तो हमें CuSO4.12H2O मिलता है। ये चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेंगी, आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये यूजेस, प्रेपरेशन वाली रिएक्शन, ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जो लास्ट क्लास में हमने चीज़ें पढ़ी थी ना, वो अगर आपने समझ ली वो आप कर सकते हो, बट ये वाली चीज़ें एक बार आप समझ जाओ उसके बाद यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली रिवाइज एंड लर्न दीज थिंग्स, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी नहीं, हम लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल्स वाली हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इनमें, यूजेस याद करने पड़ेंगे। अब क्योंकि आप यूजेस जो हैं आप उन्हें समझ थोड़ी ना रहे हो। वुड पल्प की ब्लीचिंग में यूज़ हो रहा है, उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे वुड पल्प ब्लीच हो रहा है, और पूरी प्रोसेस आपको बताई भी नहीं जा सकती बिकॉज इट इज़ नॉट रेलिवेंट। और फिर अगर ऐसी चीज़ें जिसमें आपको प्रोसेस ही नहीं पता है, क्या हो रहा है ही नहीं पता है, तो मतलब बेसिकली आपको रटना पड़ रहा है, आपको ये रिएक्शंस रटनी पड़ रही हैं बिकॉज, और ऐसी कोई रिएक्शन ये एक्चुअल में होती कैसे है ये सब आपने नहीं पढ़ा हुआ है। तो इसी वजह से ये वाला जो सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा याद करने वाला है। तो इस सेक्शन को आप एक बार समझ लो कि हाँ ऐसे 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 हो रहा है, एंड देन यू हैव टू रिवाइज इट कंटिन्यूसली। और जो प्रीवियस वाले में हमने पढ़ा था, यू हैव टू प्रैक्टिस इट कंटिन्यूसली। कुछ चीज़ें ध्यान में उसमें भी रखनी पड़ती है, बट एज सच लर्न नहीं करना होता। अभी हम इधर आ जाते हैं। तो CuSO4.12H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CuSO4.12H2O। CuSO4.12H2O is your plaster of Paris। इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। हाइड्रेट टर्म हम वाटर के लिए यूज़ करते हैं। हेमी मतलब हो गया आधा,
कॉपर सल्फेट होगा गाइस। एक तो आई गेस या तो मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट ही होगा। लेट मी जस्ट चेक इट वंस। सो मैंने थोड़ी चीज़ें यहाँ पे गलत लिखी हुई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ये एक्चुअल में कॉपर नहीं कैल्शियम ही है। कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टल होता है जिप्सम। अगर ये जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का है तो ये भी यहाँ पे कैल्शियम आएगा और यहाँ पे भी कैल्शियम आएगा और इधर भी कैल्शियम ही आएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मैं इतने देर से बोल रही हूँ चीज़ें, मुझे खुद सुन रही हूँ और क्या सोच रही हूँ पता नहीं। हाँ, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट तो ये है ही, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब पानी। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। अब पीओपी की अगर हम रिएक्शन करा दें पानी के साथ तो क्या होगा? फिर यहाँ पे गलती लिखा हुआ है सब कुछ, क्या किया है पता नहीं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाँ। तो रिएक्शन विद वाटर, अगर इसी की हम पानी के साथ रिएक्शन कर दें, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में डाल दें हम 3/2H2O, तो हमें मिलेंगे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। मतलब बेसिकली हमें जिप्सम फिर से मिल गया। तो पीओपी कहाँ यूज़ करते हैं? हाथ हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर लगता है, वो पीओपी होता है। दीवारों में कोने टूट जाते हैं, वहाँ पे पुट्टी कर देते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। मोल्ड, इसको गीला गीला बना करके मोल्ड में डालते हैं और कुछ टॉय वॉय बन जाता है, डेकोरेटिव आइटम बन जाते हैं, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस। आजकल रील्स वायरल हो रही हैं जिसमें कपल्स अपने हाथ का, न्यू बॉर्न बेबीज के लेग्स वगैरह के प्रिंट्स ये ऐसे वो बनाते हैं, दे एंटर देयर हैंड लाइक दिस, और ऐसे वाला मोल्ड बनाते हैं, देन दे एंटर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि फिर जम जाता है तो उसी शेप का हो जाता है। तो या दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये हाफ मॉलिक्यूल की क्या चीज़ है? पानी आधा कैसे हो सकता है? पानी को कैसे आधा तोड़ रहे हैं? टूटता नहीं है पानी। बेसिकली होता क्या है कि हाफ मॉलिक्यूल जो होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि 2 यूनिट्स एक ही मॉलिक्यूल को शेयर कर रही होती है। कैल्शियम सल्फेट है, एक कैल्शियम सल्फेट इधर होता है, एक कैल्शियम सल्फेट इधर होता है, बीच में वाटर होता है, वो दोनों कैल्शियम सल्फेट उस वाटर से जुड़े हुए होते हैं। तो 2 अलग अलग कैल्शियम सल्फेट है और वो एक ही वाटर को शेयर कर रहे हैं, इसी वजह से ये चीज़ होती है कि हाफ H2O हम लिखते हैं, क्योंकि हम एक के लिए लिख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के लिए, तो हाफ H2O लिखते हैं। लेट्स जस्ट सी अगर NCERT में कुछ बचा है। नो, वी हैव डन प्रीटी मच एवरीथिंग। सो या दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। इसके नोट्स बने हैं आपके बस 30 पेजेस के, और वो 30 सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है बट बहुत कम लिखती हूँ। एक शीट में बस इतना सा लिखा है एक पेज में, 4 लाइन तो लिखी नहीं है एक पेज में, इतना कम मैं लिखती हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे बड़ा ही लिखना होता है, बिकॉज आई हैव टू शो इट ऑन द स्क्रीन। तो कई लोग फ़ोन से भी देख रहे होते हैं तो उनके लिए वो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्रिस्प नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप मैंने ये कॉपर कैल्शियम जैसी गलतियाँ ना करी हो, मुझे रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है। एंड एक्चुअली मैं ये सेम चैप्टर अभी इस कैमरे के सामने तीसरी बार पढ़ा रही हूँ क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। अगर इस बार ऐसा होगा मैं पढ़ाऊँगी ही नहीं, मतलब पढ़ाना तो पड़ेगा ही। So yeah, we are done with acid, bases and salts. तो next देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू होता है। That's it for this video and for this chapter. याद करो इसको और कॉन्टीन्यूसली रिवाइज करो। जैसे तुम आज अगर रिवाइज करोगे तो कल अर्ली मॉर्निंग उठ के भी फटाफट रिवाइज करना। अगले 1 हफ्ते तुम रोज सुबह 5 मिनट में जो लास्ट का सेक्शन है ना उसको तो देखो ही देखो, सारे मॉलिक्यूल्स, सारे रिएक्शंस, क्या फॉर्मूला है उनका, केमिकल फॉर्मूला कैसे उसको लिखते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं। 1 हफ्ता तो तुम देखो ही देखो उसको रोज़। उसके बाद तुम ऐसे हर हफ्ते रिवाइज करोगे ऐसे 15-15 मिनट का, तो तब देख लेना। बट देखो तो इस चीज़ को हर हफ्ते, वरना आपको बस लगेगा कि आपको याद हो चुका है बट आप उसको भूल जाओगे, बिकॉज ये चीज़ बहुत जल्दी स्किप हो जाती है मेमोरी से, जिसके बारे में हमें हम पिक्चराइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने किसी चीज़ का एक यूज़ उठा लेते हैं। अब जैसे पीओपी है, पीओपी का आपको याद रहेगा, पुट्टी होती है, प्लास्टर चढ़ता है,
टॉय बनते हैं, ये आपको याद रहेगा क्योंकि यू हैव सीन दोज थिंग्स, यू नो हाउ इट हैपन्स। बट ऐसे वॉशिंग पाउडर का भी आप थोड़ा थोड़ा बहुत बता सकते हो, बट बेकिंग सोडा का भी, जैसे केक बेकरी है वो सब याद रहेगा। बट जैसे ये चीज़ें हैं, क्लोरीन भी बहुत जगह पता ही होता है सबको कि स्विमिंग पूल्स वगैरह में होता है। बट जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में। ब्लीचिंग कैसे हो रही होगी, कॉटन, लिनन, वुड पल्प, इनको जब हम बोलते तो हम कुछ पिक्चराइज नहीं कर पाते अपने माइंड पे कि क्या हो रहा होगा। तो जो चीज़ ना हम लोग माइंड में पिक्चराइज नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें जनरली डिफ़िकल्ट होती हैं याद रखने में। तो इसीलिए आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो गूगल कर लेना, 2-3 लाइन में देख लेना एक्चुअल में क्या होती है प्रोसेस। तुमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो, बट आई कैन नॉट टीच इट हियर क्योंकि आई हैव टू डू थिंग्स विच इज़ रेलिवेंट टू मी, और मुझे भी नहीं ही पता। अगर मुझे तुमको बताना होगा तो मैं फिर गूगल ही करूँगी कि क्या है प्रोसेस, क्योंकि मैं भी नहीं करती ना वुड पल्प इंडस्ट्री में काम। सो या दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, मुझे बता दो आप लोगों ने देखा कि नहीं पूरा लेक्चर, आपको समझ में आया कि नहीं, कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, और क्या कौन सा पार्ट आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। मिलते हैं विद आवर नेक्स्ट क्लास एंड आवर नेक्स्ट चैप्टर। That's it for this one. Bye bye. Happy learning.